नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित कुमार भूगोल की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो हम लेकर आए आपके लिए भारत, लोक एवं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अध्याय पहला। इस अध्याय का पहला भाग है। अध्याय का नाम है जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत के बारे में, जनसंख्या वितरण के बारे में जानेंगे, जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वृद्धि के बारे में जानेंगे। संक्षेप में इन सभी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं जनसंख्या आंकड़ा के स्रोत, यानी इसके अंतर्गत जनगणना का इतिहास यानी संक्षिप्त इतिहास के बारे में जानेंगे। यानी जनसंख्या आंकड़े प्राप्त करने के लिए जनगणना कार्य किया जाता है और जनगणना प्राचीन काल से होती आ रही है। रोमन साम्राज्य में इसके प्रमाण कैडेस्ट्रल सर्वे के रूप में पाए जाते हैं। 1500 ईसा पूर्व मूसा द्वारा इजराइल के निवासियों की जनगणना का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य की कृति यानी जो कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र, उसमें भी राज्य की आर्थिक गतिविधियों के आकलन हेतु जनगणना के आंकड़े की उपयोगिता को बताया गया है। अबुल फजल द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक आईन अकबरी में भी जनगणना का उल्लेख मिलता है। आधुनिक पद्धति की एवं व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम जनगणना 1749 ईस्वी में स्वीडन देश द्वारा कराई गई थी। दशकीय जनगणना का कार्य 1890 में सर्वप्रथम अमेरिका में कराया गया था। अगर बात भारत की जाए कि भारत में जनगणना कब शुरू हुई थी, तो ये ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना सन 1872 में हुई थी, जो कि लॉर्ड मियो के कार्यकाल में हुई थी। 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में जनगणना हुई थी और उसके प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या का क्रमवार आकलन प्रारंभ हुआ, जो आज भी जारी है। इस प्रकार देखा जाए तो 1872 में हुई जनगणना को शामिल करते हुए अब तक भारत में 15 जनगणना हो चुकी हैं। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना है और यह स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है और 21वीं सदी की यह दूसरी जनगणना है। अगर भारत के क्षेत्रफल के बारे में बात की जाए तो भारत में विश्व का मात्र 2.4% क्षेत्रफल पाया जाता है, जबकि विश्व की कुल जनसंख्या की बात की जाए तो भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार। इस प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान आता है, और जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। आगे देखते हैं। यानी भारत में पहली जनगणना सन 1872 में लॉर्ड मियो के कार्यकाल में हुई थी और पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। अगला टॉपिक है जनसंख्या वितरण। क्या आपने कभी ये जाना है कि भारत में या विश्व में सभी जगह जनसंख्या का वितरण समान पाया जाता है? नहीं ना, कि कहीं जनसंख्या कम पाई जाती है और किसी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। इस जनसंख्या वितरण को अनेक कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, यानी उसके वितरण को प्रभावित करते हैं। सामान्य रूप में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। पहला कारक प्राकृतिक कारक, यानी इसके अंतर्गत सभी प्राकृतिक कारकों को सम्मिलित करते हैं जो कि जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करते हैं। और इसके अलावा दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक है, मुख्य कारक है, वह है मानवीय कारक। यानी कुछ ऐसे कारक होते हैं, ऐसे मानवीय कारक होते हैं जो जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करते हैं। उन सभी कारकों को मानवीय कारक के अंतर्गत शामिल किया जाता है।
सबसे पहले जान लेते हैं प्राकृतिक कारक के बारे में, यानी प्राकृतिक कारक के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करते हैं। पहला कारक है इसके अंतर्गत जलवायु। जलवायु एक महत्वपूर्ण कारक है जो जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करता है, क्योंकि मनुष्य उसी क्षेत्र में रहना पसंद करता है जहाँ की जलवायु उसके रहने के अनुकूल होती है, यानी ना ही तो वहाँ अधिक गर्मी होती है और ना ही अधिक ठंड। इस तरह से कहा जाए तो मनुष्य सम जलवायु वाले क्षेत्रों में भी रहना पसंद करता है, और इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि जलवायु जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। अगला जो कारक है प्राकृतिक कारक, वह है भू आकृति। आप सभी जानते होंगे कि धरातल जो स्वरूप है, ऊपरी स्वरूप है, वह सभी जगह एक सही नहीं है। कहीं ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, कहीं पठार हैं, कहीं समतल भूमि है, और इस तरह की जो भू आकृति है वह जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करती है। मनुष्य मुख्य रूप से उन्हीं क्षेत्रों में रहना पसंद करता है जहाँ की धरातलीय सतह समतल हो, और यही कारण है कि विश्व की अधिकांश जनसंख्या मैदानी भागों में पाई जाती है, क्योंकि उन क्षेत्रों में कृषि कार्य करने के लिए उपजाऊ भूमि प्राप्त हो जाती है, आवास के लिए मकान बनाने के लिए जगह भी प्राप्त हो जाती है, परिवहन संचार के साधनों हेतु समतल भूमि प्राप्त हो जाती है। अतः इस तरह के कह सकते हैं कि भू आकृति जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने का दूसरा महत्वपूर्ण प्राकृतिक कारक है। अगला कारक है मिट्टी। मिट्टी की मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकता हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, ये सभी मिट्टी पर निर्भर हैं, क्योंकि मनुष्य उपजाऊ भूमि यानी उपजाऊ मिट्टी में कृषि कार्य करके इन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और इस तरह से मिट्टी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जनसंख्या के वितरण घनत्व को प्रभावित करने के कारक के रूप में। अगला कारक है जल की उपलब्धता। एक कहावत है, जल ही जीवन है, यानी बिना जल के मनुष्य का जीवन असंभव है। यानी बिना खाना खाए व्यक्ति कई घंटे तक, एक दो दिन तक जीवित रह सकता, लेकिन जल के अभाव में वह उसकी मृत्यु शीघ्र हो जाती है। अतः जल की उपलब्धता को देखते हुए मनुष्य उन्हीं क्षेत्रों में रहना पसंद करता है जहाँ उसे जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जैसे नदियाँ, झील, पोखर आदि। यही कारण है कि विश्व की अधिकांश जनसंख्या नदियों के किनारे ही पाई जाती है, और इस तरह से देखा जाए तो जल की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण कारक है जो कि जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करता है। अगला कारक है मानवीय कारक। मानवीय कारक के अंतर्गत भी अनेक कारक शामिल होते हैं, जैसे कि पहला कारक है आर्थिक कारक। मनुष्य को अपनी जरूरी आवश्यकता पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, और पैसा उसे आर्थिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां, चाहे वो प्राथमिक कार्य हों, द्वितीय कार्य हों या तृतीय, ये सभी कार्य जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। औद्योगिक इकाइयाँ हैं। मानवीय कारक का अगला कारक है सामाजिक सांस्कृतिक कारक, यानी कुछ ऐसे कारक हैं सामाजिक सांस्कृतिक ये जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे कि सांस्कृतिक धार्मिक नगर हैं, वे जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और इस तरह से देखा जाए तो सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी जनसंख्या के घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करता है। मानवीय कारक का अगला रूप है वह है राजनीतिक कारक। कुछ ऐसे राजनीतिक कारक होते हैं जो जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करते हैं। कुछ ऐसी राजनीतिक योजनाएं होती हैं जो कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में जनसंख्या को बसाते हैं, और किसी देश पर विजय प्राप्त की जाए तो उसका जो क्षेत्र है वह सम्मिलित करके वहाँ जनसंख्या के उतार चढ़ाव आते हैं। इस तरह से राजनीतिक कारक भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो जनसंख्या के घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करता है। मानवीय कारक का अगला रूप है जनांगीय कारक। जनांगीय कारक भी जनसंख्या के घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करता है। अगला टॉपिक है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व के अनुसार, यानी भारत में जनसंख्या का जो वितरण स्वरूप है सभी जगह समान नहीं पाया जाता है। कहीं जनसंख्या कम पाई जाती है और कहीं जनसंख्या अधिक पाई जाती है। सामान्य रूप में ये कह सकते हैं
प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और राज्यों की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का पाया जाता है। वहाँ 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं। इसके बाद यानी बिहार के बाद दूसरा स्थान जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से आता है पश्चिम बंगाल का, उसके बाद केरल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर हरियाणा। इस तरह से 5 राज्य हैं जो अवरोही क्रम है, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 5 सर्वोच्च श्रेणी वाले राज्य हैं। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व भारत में अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, जहाँ मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली में पाया जाता है। वहाँ जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत के जो क्षेत्र हैं उन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। इसके अंतर्गत उन क्षेत्रों, केंद्र शासित प्रदेशों, राज्यों को शामिल किया जाता है जहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, जैसे कि बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश आदि राज्य, या फिर केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली आदि को शामिल किया जाता है। और कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्हें मध्यम जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जैसे कि असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड तथा उड़ीसा आदि को। और इसके अलावा जो तीसरा रूप है जनसंख्या घनत्व के वितरण का, वह है निम्न जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र। इसके अंतर्गत उन राज्यों, क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया जाता है जिन जनसंख्या घनत्व न के बराबर या बहुत ही कम है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि को शामिल किया जाता है। अगला टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि। सामान्य रूप में किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित अवधि के दौरान निवासियों की संख्या में हुए परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर को प्रतिशत में अभिव्यक्त किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि के अनेक घटक हैं। इन्हें मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि यानी इसके अंतर्गत आशोधित जन्म दर और मृत्यु दरों को शामिल किया जाता है। प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर का आकलन आशोधित जन्म दर यानी क्रूड बर्थ रेट से मृत्यु दर को घटाने से प्राप्त किया जाता है। और अभिप्रेरित, अगला है दूसरा, अभिप्रेरित जनसंख्या वृद्धि यानी इंड्यूस्ड ग्रोथ पॉपुलेशन, जब किसी प्रदेश में प्रवास के कारण जनसंख्या में होने वाली वृद्धि अभिप्रेरित जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। भारत में दशकीय वृद्धि दर को इस तालिका के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत की जो दशकीय वृद्धि है, वृद्धि दर है, वह 17.64 रही है। यानी 2001 से 2011 के दौरान 18.18 करोड़ की वृद्धि हुई थी जनसंख्या में। 2011 की जनगणना के अनुसार वर्तमान में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर यानी 17.64, इसे राउंड फिगर में देखा जाए तो 17.70% है, जबकि वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है। वार्षिक वृद्धि दर को यदि 0.9% तक लाया जाए तब भी 2045 के बाद भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा। भारत में जनसंख्या वृद्धि की 4 सुस्पष्ट प्रावस्थाओं को पहचाना गया है। यानी इसकी 4 स्थितियां हैं। पहली है यानी प्रथम अवस्था है 1901 से 1921 के दौरान की अवधि। इस अवस्था में उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर, निम्न स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सेवाएं, लोगों के अज्ञान भोजन की कमी ऐसी दशाओं के लिए उत्तरदायी थी। इस अवस्था को रुद्ध अथवा स्थिर अवस्था भी कहा जाता है। अगली है परावस्था खा यानी द्वितीय अवस्था, जो कि 1921 से 1951 की अवधि है।
इस अवस्था को निरंतर वृद्धि की अवस्था भी कहा जाता है। अगला है प्रावस्था का यानी तृतीय अवस्था, इसे तीव्र वृद्धि की अवस्था भी कहा जाता है। वर्ष 1951 से 1981 की अवधि में भारत में जनसंख्या वृद्धि हुई, जिस कारण इस अवस्था को जनसंख्या विस्फोट के नाम से भी जाना जाता है। अगली अवस्था है प्रावस्था है यानी चौथी अवस्था, इसे घटती जन्म दर की अवधि भी कहा जाता है। वर्ष 1981 के बाद से लगातार जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी देखी जा रही है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप चैनल बने रहें। धन्यवाद।